महाराष्ट्र में किसानों की महाहड़ताल को 2 दिन के लिए रोक दिया गया है। आंदोलन कर रहे किसान नेताओं ने कहा है कि राज्य सरकार ठोस प्रस्ताव लेकर आए, वरना उनका आंदोलन और तेज होगा। महाराष्ट्र में इस आंदोलन का कोई एक नेता नहीं है, लेकिन इसकी भूमिका खड़ी की है स्वाभिमानी शेतकारी संगठन के अध्यक्ष और एनडीए के सहयोगी राजू शेट्टी ने। कौन हैं राजू शेट्टी, बता रहे हैं एबीपी न्यूज संवाददाता गणेश ठाकुर। महाराष्ट्र में किसानों के जिस महाआंदोलन ने देवेंद्र फडणवीस सरकार को हिलाकर रख दिया, उस आंदोलन का चेहरा है फडणवीस सरकार के एक सहयोगी। ये सहयोगी हैं स्वाभिमानी शेतकारी संगठन के अध्यक्ष राजू शेट्टी। मराठी में किसानों को शेतकारी कहा जाता है। इसी आधार पर राजू शेट्टी ने अपने संगठन का नाम स्वाभिमानी शेतकारी संगठन रखा। जैसा कि नाम से पता चलता है, उनकी पार्टी किसानों की आवाज उठाती है। महाराष्ट्र की इस क्षेत्रीय पार्टी के वो एकमात्र सांसद हैं और विधानसभा में भी उनकी पार्टी का एक ही विधायक है। पेशे से किसान और पढ़ाई से मैकेनिकल इंजीनियर राजू शेट्टी के राजनीति में आने और किसानों की हक की लड़ाई शुरू करने की कहानी बेहद दिलचस्प है। राजनीति में कदम रखने से पहले राजू शेट्टी किसानों के बड़े नेता रहे शरद जोशी के साथ कई सालों तक जुड़े रहे। 2002 में उन्होंने जिला परिषद का चुनाव लड़ा और चीनी मिल के वाइस चेयरमैन को हरा दिया। हार से बौखलाए समर्थकों ने राजू के साथ मारपीट कर उन्हें खेतों में फेंक दिया। कुछ किसानों ने उनकी जान बचाई, जिसके बाद उन्होंने किसानों के हित में काम करना शुरू कर दिया। किसानों ने सही वक्त में मुझे अस्पताल भर्ती करवाया, इसलिए मेरा जो बाकी जीवन है, बाकी जो मेरी आयु है, वो सब मैं किसानों को दे दूंगा। राजू शेट्टी 2004 में पहली बार विधायक बने। उसके बाद 2009 में पहली बार लोकसभा सांसद बने। 2014 में दोबारा सांसद चुने गए। इसी साल उन्होंने अपनी पार्टी स्वाभिमानी शेतकारी संगठन का भी गठन किया। राजू शेट्टी का दावा है कि जिला परिषद से लेकर लोकसभा चुनाव तक उन्होंने सिर्फ किसानों से मिले चंदे के पैसे से ही चुनाव लड़ा है। एक थी विधानसभा की लड़ाई, उसमें भी लोगों ने मुझे चंदा देकर, उसमें चंदे में से 1.5 लाख रुपए बचाकर मैं चुनाव जीत गया और विधायक बना। और 2 बार मैं सांसद बना और दोनों बार लोगों ने चंदा देकर मुझे जितवाया। राजू शेट्टी की पश्चिमी महाराष्ट्र के किसानों पर अच्छी पकड़ है, जिसकी वजह से 2014 विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने उन्हें अपने साथ मिला लिया था। लेकिन अब 3 साल बाद उनका एनडीए से मोह भंग हो रहा है। जिनका हमने इलेक्शन में प्रचार किया, उन्होंने हमें आश्वासन दिया था स्वामीनाथन के तहत समर्थन मूल्य देने का। उन्होंने हमारे साथ, किसानों के साथ धोखा दिया। 3 साल में वो आश्वासन पूरा नहीं हुआ। राजू शेट्टी ने सरकार को सबसे बड़े संकट में डाल दिया है। पिछले महीने उन्होंने किसानों की बदहाली और कर्ज माफी को लेकर पुणे से मुंबई तक आत्म क्लेश यात्रा निकाली। इसी यात्रा के बाद महाराष्ट्र में किसानों के आंदोलन की नींव तैयार हुई। राजू शेट्टी अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 3 साल पुराना वादा याद दिला रहे हैं। उनके पास अभी 2 साल है। 2 साल में अगर इन्होंने जो हमें जवान दी थी, जो उन्होंने आश्वासन दिया था, वो पूरा नहीं किया, तो ये फिर लाल किले में भाषण करने के लायक नहीं रहेंगे। हम उनको गिराएंगे। राजू शेट्टी अपने ही सरकार से आर पार की लड़ाई के मूड में हैं। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि सरकार कैसे अपने ही सहयोगी से निपटती है। नासिक से गणेश ठाकुर की रिपोर्ट। देश के 3 राज्यों में किसान आज सड़कों पर इसलिए है क्योंकि उसको अपनी फसल की सही कीमत नहीं मिल पा रही है, जिसकी वजह से उसे कर्ज लेना पड़ रहा है और वो लगातार उस कर्ज में डूब रहा है। कुछ जानकारों का मानना है कि इसकी एक वजह नोटबंदी भी है। यहां तक कि रिजर्व बैंक ने भी माना है कि नोटबंदी के दौरान कैश की कमी की वजह से मंडियों में किसानों को अपनी फसल बेचने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। सीहोर के पिपलिया मीरा गांव के किसान मांगेलाल पर 15 लाख का कर्ज चढ़ चुका है। कर्ज चुकाने की उम्मीद में उन्होंने बड़ी मेहनत से लहसुन प्याज की फसल लगाई, लेकिन अब यही प्याज उनके घर में पड़ा हुआ है। इसकी वजह क्या है, खुद उनके मुंह से सुनिए। और नोटबंदी से जो गिरावट आई फसल में, पहला तो फिर भी ठीक बिक रही थी, नोटबंदी से आज तक फसल नहीं बिकी भाव से।
लेने वालों ही नहीं कोई, तो बिकेगी कहाँ से? मांगेलाल ही नहीं, मध्य प्रदेश के ज्यादातर किसानों का यही दर्द है। बिल्कुल, इससे 90% तो परेशानी ये है। उसके अगर अंदर की आत्मा से पूछी जाए तो 90% तो किसान इस बात से ज्यादा दुखी है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपने एक बयान में कहा कि अच्छी पैदावार के कारण पिछले साल जुलाई से जनवरी 2017 तक सब्जियों की कीमत में भारी गिरावट आई। उसी दौरान नोटबंदी के कारण घबराहट में किसान किसी भी दाम पर फल और सब्जियां बेचने लगे, जिससे कीमतें और गिर गईं। आरबीआई के इस बयान से साफ है कि नोटबंदी ने किसानों की मुश्किलें और बढ़ा दी। डीमोनेटाइजेशन के बाद आज किसान के अपना घर चलाना मुश्किल हो रहा है और प्याज जो आमतौर पे 10-15 रुपए किलो बिकता था, डीमोनेटाइजेशन के बाद वो 2, 4, 6 रुपए से ऊपर किलो बिक ही नहीं रहा, जबकि इससे ज्यादा तो किसान की लागत है। नोटबंदी के दौरान बाजार में कैश की कमी की वजह से किसानों पर दोहरी मार पड़ी। मंडियों में खरीदार यानी व्यापारी कम होने लगे और जो व्यापारी खरीदारी करते थे वो भी किसानों को कैश नहीं दे पाए, यानी किसान हर हाल में घाटे में था। नासिक के एक व्यापारी के मुताबिक उस दौरान कई किसानों के साथ धोखा भी हुआ। जब व्यापारी किसानों को अपना चेक देता है या फिर बोलता है कि अभी चेक पे पेमेंट अपने खाते पे जमा होगा, तो हुआ नहीं। इस नासिक डिस्ट्रिक्ट में इस साल में कम से कम मेरे ख्याल से 4.5 करोड़ रुपीस लेके व्यापारी भाग गए। कैश न मिल पाने की किसानों की मुश्किल की एक वजह सरकार का नियम भी था, जिसके तहत मंडियों में एक दिन में 20,000 रुपए से ज्यादा का नकद भुगतान नहीं किया जा सकता था। हालांकि मध्य प्रदेश में सरकार ने इस नियम में थोड़ी छूट देते हुए वहां की सभी मंडियों में 50% लेनदेन कैश में और बाकी चेक या ऑनलाइन तरीके से करने की छूट दे दी थी। लेकिन फिर भी वहां के किसानों की मुश्किलें पूरी तरह खत्म नहीं हुई। नोटबंदी के बाद सीहोर में किसानों ने ले जाके मंडी पे भी गेहूं बेचा, तो उन्होंने कहा नहीं भैया पासबुक लाइए, पासबुक नहीं आपका फोटो लाइए। बड़ी महा मुश्किल से तो वहां वो हुआ। किसान कह रहा साहब हमें डीजल का पैसा तो 2000 दे दीजिए। वो मंडी में गए तो व्यापारी से, व्यापारी कह रहा नहीं पैसे तो चेक द्वारा ही दूंगा, केस द्वारा ही दूंगा। अब यदि व्यापारी के पैसे उस खाते में डाल दिया तो 2 महीना बैंक का चक्कर लगाइए, जब तक पैसा कब आएगा, आज बैंक देगी कल देगी। सोसाइटियों में देखो तो 2-2 महीना होगा अभी तक किसानों को पैसा नहीं मिला है। यही वजह है कि आंदोलन पर उतरे किसान मंडियों में कैश लेन देन को पूरी तरह से शुरू करने की मांग कर रहे हैं। मांग ये है कि साहब मंडी जाएं, पैसे नगद मिलना चाहिए वहाँ पे। अब वहाँ जाते वो चेक दे देते हैं। किसानों का कहना है कि फसल लगाने की प्रक्रिया में कैश हर कदम पर जरूरी होता है, फिर चाहे बीज हो या उर्वरकों की खरीदारी का मामला हो या मजदूरों को भुगतान का। एक फसल के बदले कैश मिलने पर ही किसान अगली फसल की तैयारी करता है। यही वजह है कि नोटबंदी ने पहले से तंगी झेल रहे किसानों की कमर तोड़ दी। दिल्ली से निधि श्री झा और नासिक से गणेश ठाकुर के साथ सीहोर से जैनेन्द्र की रिपोर्ट। अक्सर देखा गया है कि किसानों को लेकर राजनीतिक दल चुनाव में बड़े वादे करते हैं और सत्ता में आते ही उनको वादों को पूरा करने में आने वाली मुश्किलें घेर लेती हैं। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों से वादा किया है कि वो 2022 तक किसानों की आय को दोगुना करेंगे, लेकिन जानकारों का कहना है कि यह वादा तभी पूरा होगा जब सरकार कर्मचारियों की तरह किसानों के लिए भी कोई इनकम गारंटी स्कीम शुरू करे। हमारा सपना है 2022 जब भारत की आजादी के 75 साल होंगे, आजादी के 75 साल जब हो, हमारे देश के किसान की आय डबल होनी चाहिए, 2 गुना होनी चाहिए। प्रधानमंत्री ने देश के किसानों को जो सपना दिखाया है वो सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन सवाल है कि ये पूरा कैसे होगा। एक अनुमान के मुताबिक 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने के लिए अगले 5 सालों में कृषि विकास दर को 14% तक रखना पड़ेगा, जबकि अभी की हकीकत ये है कि हमारी कृषि विकास दर सिर्फ 4.1% है। हालांकि जानकारों की माने तो अगर कृषि विकास दर बढ़ भी जाए तब भी किसानों की आय बढ़ने की गारंटी नहीं हो सकती।
एक भ्रम देश के सामने ये डाला गया है कि अगर ग्रोथ बढ़ती है एग्रीकल्चर में तो किसानों की इनकम बढ़ती है। यही प्रॉब्लम है हमारे देश में। हमारे इकोनॉमिस्ट वर्ल्ड बैंक से जो डायरेक्टिव लेके आते हैं वो हम पे थोप देते हैं और हमारा मीडिया भी उसको रिपीट करता रहता है। ग्रोथ बढ़ती है तो इसका मतलब ये नहीं है किसान की इनकम बढ़ती है। पहले कहा था ग्रोथ बढ़ती है तो जॉब क्रिएशन होती है। अब इकोनॉमिस्ट कम से कम ये मानते हैं कि ग्रोथ बढ़ने से जॉब क्रिएशन नहीं होती है, क्योंकि दिख रही है उनको नहीं हुई। तो ग्रोथ बढ़ने से किसान की इनकम बढ़ेगी, ये गलत धारणा है। अगर ये सच होता तो आज मध्य प्रदेश में ग्रोथ जो है वो 13% है, लेकिन किसान सड़कों पे क्यों है, किसान गोलियां क्यों चल रही हैं? भारत में किसानों की हालत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि करीब 17 राज्यों के किसान महीने में औसतन सिर्फ 1,500 रुपए कमा पाते हैं। जानकारों का कहना है कि अगले 5 सालों में किसानों की आय दोगुनी करने का लक्ष्य अगर है तो उसके लिए जरूरी है किसानों की हर महीने की एक न्यूनतम आय सुनिश्चित हो। क्यों नहीं हम किसानों के लिए एक वेतन आयोग का गठन करें? किसानों को भी 18,000 रुपए प्रति माह कैसे इनकम अश्योर किया जाए, ये काम है, डायरेक्टिव होना चाहिए उस इनकम कमीशन के लिए। हर स्टेट में, हर राज्य में, हर प्रदेश में और सेंट्रल लेवल पे फार्मर्स इनकम कमीशन गठन करने की जरूरत है। भारत में भले ही आधे से ज्यादा आबादी खेती के काम पर निर्भर है, लेकिन यहाँ के किसानों की हालत अमेरिका और यूरोप की तुलना में बहुत ज्यादा खराब है। अमेरिका में किसान की आय यहाँ के लोगों की औसत आय से 150 गुना ज्यादा है। जानकारों का कहना है कि इसकी वजह उनकी उत्पादन क्षमता नहीं, बल्कि उन्हें वहां की सरकार से मिलने वाली मदद है। महाराष्ट्र में एक तरफ गरीब किसान कर्ज माफी की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे हैं, तो उत्तर महाराष्ट्र में कई अमीर किसान भी इस आंदोलन में शामिल हैं। अंगूर के खेत में लगे पेड़ को निहार रहे ये हैं उद्धव मोगल। उद्धव एक किसान हैं और अंगूर की खेती करते हैं, साथ ही होटल भी चलाते हैं। उद्धव की गिनती समृद्ध किसानों में होती है। हालांकि इस साल उद्धव को अंगूर की खेती में घाटा हुआ। इसका सबसे बड़ा जिम्मेदार वो नोटबंदी को मानते हैं। अभी नोटबंदी की वजह से व्यापारी इधर आ नहीं रहे, इसके हिसाब से माल यहाँ का बहुत गड़गड़ गया। अभी जो मैंने खर्चा किया उसका पैसा भी मेरे पास आया नहीं। नासिक में बनाया गया अंगूर देश विदेश में मशहूर है। इस अंगूर की क्वालिटी इतनी अच्छी होती है कि इसके एक्सपोर्ट के लिए विदेश से लोग नासिक में आते हैं। किसान यहाँ अंगूर उगाता है, लेकिन उसको जिस कीमत पर वो अंगूर बेचना चाहिए वो कीमत उसे मिलती नहीं, और यही वजह है कि यहाँ का किसान, जो एक समृद्ध किसान कहा जाता है, वो आज इस आंदोलन में, इस हड़ताल में शामिल हुआ है। नासिक में उद्धव जैसे कई समृद्ध किसान हैं। चंद्रकांत बनकर महाराष्ट्र पुलिस में अधिकारी पद से रिटायर होकर नासिक में अंगूर की खेती करते हैं। उनके पास खेती के लिए 16 एकड़ की जमीन है। उन्हें भी नुकसान उठाना पड़ा और इसके लिए चंद्रकांत सरकार की टैक्स नीति को जिम्मेदार मानते हैं। जो माल अपना एक्सपोर्ट होता है उसके लिए टैक्स कर देना चाहिए। वो टिप्पट चौपट ऐसा टैक्स लगा गया है, इसलिए एक्सपोर्ट करने के लिए वो उनके पास, व्यापारी लोगों के पास पैसे नहीं रहते उसमें। चंद्रकांत और उद्धव मोगल की खेतों में पिछले साल से ज्यादा अंगूर पैदा हुए, लेकिन नोटबंदी की वजह से अंगूर एक्सपोर्ट ही नहीं हो पाया और ऊपर से सरकार की ओर से कोई मदद भी नहीं मिली। नासिक के ये किसान कर्ज माफी की मांग नहीं कर रहे, बल्कि इनकी मांग है कि महाराष्ट्र सरकार स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू करे। स्वामीनाथन कमीशन की सिफारिशों में किसानों को उनकी उपज की लागत से 1.5 गुना ज्यादा देने और फसल लागत मूल्य से 50% अधिक न्यूनतम समर्थन मूल्य देने जैसी सिफारिशें शामिल हैं। नासिक से गणेश ठाकुर की रिपोर्ट। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।